हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं निहारिका आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ आपकी इस छोटी सी नन्ही मुन्नी सी प्यारी सी एक मिनी सीरीज के अंदर। और बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि हम लोग हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं, हम लोग इंग्लिश को या हिंदी में तो अंग्रेजी को कैसे पढ़ेंगे। तो सवाल रह जाता है कि हम लोग बच्चे हैं हिंदी मीडियम के। हिंदी मीडियम का मतलब क्या हो गया कि मैम हमें जो भी पढ़ना है वो सब हमने हिंदी लैंग्वेज में पढ़ना है। लेकिन हमारे साथ सबसे बड़ी परेशानी ये आती है कि इंग्लिश जैसा सब्जेक्ट जो होता ही अंग्रेजी के अंदर है, जिसमें अल्फ़ाबेट्स हैं, लेटर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको हम कैसे पढ़ें, क्योंकि हमारा सारा का सारा सिलेबस तो हिंदी माध्यम में चल रहा है। लेकिन सिर्फ अंग्रेजी ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें इंग्लिश में पढ़ना पड़ता है। अब क्योंकि हमारा टच इंग्लिश से बिल्कुल हटा हुआ है, तो हमारे लिए सबसे मुश्किल सब्जेक्ट जो है बच्चों, वो इंग्लिश ही निकल कर आता है। हम मैथ्स भी कर लेते हैं, हम लोग साइंस भी कर लेते हैं, हम लोग सोशल साइंस भी कर लेते हैं, लेकिन हमसे इंग्लिश नहीं हो पाती है। तो बच्चों, ये समझना बहुत ज़रूरी है, और ये चीज़ मैं हमेशा से बोलती आई हूँ कि हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए इंग्लिश एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन बच्चों, आप लोगों को किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस चैलेंज को कैसे निपटना है, इस चैलेंज से कैसे लड़ना है, कैसे अपने आप को प्रो बनाना है इंग्लिश के अंदर, आप लोग कैसे इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, वही चीज़ मैं आप लोगों को आज इस छोटी सी मिनी सीरीज में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहली चीज़ बच्चों जो आप लोगों को समझनी चाहिए वो ये है कि आप लोग इंग्लिश के आंसर्स को हिंदी में नहीं लिख सकते हो। ठीक है, इंग्लिश का सबसे बड़ा बेस क्या है, ठीक है, अंग्रेजी का सबसे बड़ा बेस क्या है। जब आप इंग्लिश पढ़ते हो तो इंग्लिश का सबसे बड़ा बेस है, सबसे बड़ा बेस है बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आप लोगों की आंसर के नंबर कहीं पे भी नहीं कट सकते, क्योंकि हम हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं तो मैम खराब है, तो लैंग आता है, तो आपके लिए चीज़ों को समझना या उनको सॉल्व करना या पढ़ना या आंसर लिखना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो बच्चों, जैसे कि अब आप लोगों को पता है कि आप लोगों की क्लास 9, 10, 11, 12 आप सब लोग अभी जिस क्लास में हैं उससे अगली भी कक्षा में जाएंगे, उससे अगली भी क्लास में जाएंगे, तो बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं अगर आप पर्टिकुलरली बात करें इंग्लिश की। और इंग्लिश एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों जो 110% आप लोगों की बेस्ट 4 या हमेशा आपके आंसर्स के अंदर मायने रखता ही रखता है। आंसर्स क्या, आपकी लाइफ के जितने भी स्कोर्स हैं उन सब में इंग्लिश की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, तो यानी ट्रांसलेशन आप लोगों को कैसे हेल्प करेगी। तो बेटा, आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि वो सेंटेंस किस में चल रहा है। वो सेंटेंस है में चल रहा है, वो सेंटेंस थी में चल रहा है, या वो सेंटेंस था में चल रहा है। यानी वो चीज़ किस चीज़ में हो रही है, या फिर वो सेंटेंस होगा में चल रहा है। ठीक है, तो बेसिकली आप लोगों को हिंदी में ये चीज़ समझनी ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, अगर आप हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी कर रहे हैं तो आपको ये 4 चीज़ें पता होनी ज़रूरी हैं कि सेंटेंस है में चल रहा है में चलने का मतलब क्या है बच्चों, है में चलने का मतलब है कि वो सेंटेंस अभी प्रेजेंट में चल रहा है। थी या था का मतलब हो गया कि वो सेंटेंस पहले हो रहा था, और होगा यानी वो चीज़ जो है बच्चों वो हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो बच्चों, ट्रांसलेशन को समझने के लिए भी आपको ये ज़रूरी है कि आप किस चीज़ के रिगार्डिंग बात कर रहे हो, आप पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर किस चीज़ के रिगार्डिंग बात कर रहे हो, वो आप लोगों को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ट्रांसलेशन बहुत ज़रूरी है, अगर आपको यही नहीं पता तो आप कोई भी ट्रांसलेशन सही तरीके से सही टेंस में नहीं कर पाएंगे। अब इंग्लिश में सबसे बड़ी परेशानी बच्चों जो हम लोगों को आती है वो ये है कि मैम हमें स्टोरी हिंदी में तो समझ में आ जाती है, लेकिन जब हमें क्या करना होता है, जब हमें उसके आंसर्स बनाने होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। क्योंकि हमें हिंदी में कहानी समझ आ गई, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आया कि उन हिंदी की लाइनों को अब मैं चेंज करके उनसे जो आंसर्स बनाने हैं उनको इंग्लिश में कैसे लिखूंगा या कैसे लिखूंगी। तो सबसे बड़ा टास्क, ठीक है, मेजर टास्क, सबसे बड़ा या सबसे मेजर टास्क जो हम लोगों के लिए बच्चों है वो आंसर्स लिखना ही है। एक बच्चा ट्रांसलेशन वर्बली कर भी लेगा, मनी मन बना भी लेगा सेंटेंस को, लेकिन सबसे बड़ा टास्क जो होता है बच्चों आंसर बनाने का, वो रह जाता है। लेकिन इसी आंसर्स को कैसे बनाना है उसको समझने के लिए मैं आपको स्टार्टिंग से ये ट्रांसलेशन वाले पॉइंट से बात समझाना थोड़ा सा शुरू करूंगी, ताकि आप लोगों को ट्रांसलेशन का पॉइंट समझ आए। जहां पर आप लोग ट्रांसलेशन का पॉइंट समझ जाते हैं वहां पर आप लोग आंसर्स कैसे बनाने हैं वो भी सीखेंगे।
तो सबसे पहली बात है बच्चों ट्रांसलेशन। ये शब्द जो मैंने बोला है ट्रांसलेशन, इसका अर्थ क्या है? ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन आप लोगों को आनी बहुत ज़रूरी है। ट्रांसलेशन का मतलब ये हो गया कि आप लोगों को कुछ इंग्लिश में लिखा है तो उसका हिंदी करना आना चाहिए, या अगर कोई चीज़ बच्चों हिंदी में लिखी है तो आप लोगों को उसको इंग्लिश में करना आना चाहिए। ठीक है, अब ये आप लोग कैसे करेंगे, ये बहुत जरूरी है। अगर ये बेसिक चीज आप लोगों को आती है तो आप लोगों को आंसर फॉर्म करने में गलतियां कम होंगी। ये ट्रांसलेशन आप लोग कैसे परफॉर्म करेंगे अपने आंसर्स को लिखते हुए। हो सकता है स्टार्टिंग में आपके आंसर्स की क्वालिटी उतनी अच्छी ना आए, लेकिन इवेंचुअली जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो धीरे धीरे आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होती जाएगी। तो मान लो बच्चों मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैं बाजार जा रहा हूं। ठीक है, मैं बाजार जा रहा हूं। मान लो ये सेंटेंस आपको हिंदी में दिया गया। ये मैं क्यों बता रही हूँ, ताकि आप लोग जब बड़े बड़े सेंटेंसेस को भी कन्वर्ट करें तो आप लोगों के लिए आसानी हो। और ये ट्रांसलेशन बच्चों मैं इसीलिए भी बता रही हूँ बिकॉज ये ट्रांसलेशन एक ऐसा टॉपिक है जो यूपी, बिहार, स्टेट बोर्ड हर एक के अंदर 5 नंबर का सवाल देता है। तो अगर आपको ये चीज आ जाती है तो वो 5 नंबर तो पक्के हैं ही, साथ ही साथ जो आप लोगों के आंसर्स के नंबर हैं वो भी आप लोगों को मिल जाएंगे, वो नंबर भी आप लोगों के कहीं नहीं जाने वाले। तो ध्यान से समझो, सेंटेंस लिखा है मैं बाजार जा रहा हूं। मैंने सबसे पहली चीज आप लोगों को क्या बोली है? सबसे पहली चीज बच्चों जो आप लोगों को अपने सेंटेंस में पहचाननी है वो है ये है, हूं, ही, था, थी। ये जनरली आपको अपने सेंटेंस के लास्ट में मिल जाएगी। यानी यहाँ पर लिखा है हूं, यानी ये चीज जो है बच्चों ये अभी हो रही है। यानी ये जो हूं है ये क्या दिखा रहा है बच्चों? ये दिखा रहा है कि हमारे सेंटेंस का जो टेंस है, यानी जिस टेंस में ये बात हो रही है वो प्रेजेंट है, ये अभी की बात हो रही है। अब आप लोगों को इसी में एक और चीज का जो खास ध्यान रखना है वो ये है कि हमारे इंग्लिश के जो सेंटेंसेस होते हैं ना बच्चों, वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में बने होते हैं। ठीक है, उनकी ना अपनी एक फॉर्मेटिंग सेट होती है। वो फॉर्मेटिंग क्या है? वो फॉर्मेटिंग बच्चों मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, जब मैंने पहले भी सेशंस लिए थे, जिसने भी मेरे पहले के सेशंस देखे हैं मैंने हमेशा से बताया है कि अंग्रेजी का जो सेंटेंस है वो कुछ इस लॉजिक पे चलता है। ठीक है, वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के लॉजिक पे चलता है। अगर आपको सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट पता है कि क्या है तो आपके लिए अपने सेंटेंसेस को सही बनाना बहुत आसान हो जाता है। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? जिसके बारे में बात करें। ठीक है, बेसिकली अगर मैं इसको सिंपल टर्म्स में लिख दूं तो ये हमारे सेंटेंस का जो भी कर्ता होता है, यानी सेंटेंस के अंदर एक्शन को करने वाला। ठीक है, कर्ता। वर्ब क्या हो गया? वर्ब को अगर मैं सिंपल टर्म्स में डिफाइन करूं बच्चों तो वो कर्म है। यानी मेरे सेंटेंस में होता हुआ कोई भी एक्शन उसको मैं कर्म कहती हूं, या उसको मैं इंग्लिश में बोलूंगी तो मैं वर्ब कहती हूं। ठीक है, और ऑब्जेक्ट, कर्ता ने कर्म को, अब हमने सुना ना कर्ण से हम लोग कारक करते हैं, लेकिन यहाँ मैं कारक को पूरा नहीं घुसाऊंगी। तो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया? जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताए। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? जो सब्जेक्ट के बारे में बताए, जो कर्ता के बारे में बताए। ठीक है, कर्ता के बारे में बताए। और बारे में क्या बताए? जो उसने किया, उसके एक्शन के आगे की बात की। जैसे मान लो कि मैंने बोला कि मैं बाजार गया या मैं बाजार जा रहा हूं, तो उस एक्शन का जो कंप्लीशन वाला पार्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब लगाकर, कर्ता कर्म लगाकर हमारा सेंटेंस अधूरा रह जाएगा, तो उस अधूरे सेंटेंस को कंप्लीट हम करेंगे। कैसे करेंगे? वो हम लोग ऑब्जेक्ट लगाकर करेंगे। तो जब भी आपको ये हिंदी का सेंटेंस देखो बच्चों, तो आप लोगों को बस एक चीज का ध्यान रखना है कि उसमें से सब्जेक्ट, कर्ता, कर्म और ऑब्जेक्ट को अलग कर लेना है। तो यहां पर अगर आप इस सेंटेंस को देखेंगे बच्चों, तो यहां पर आपको ये सेंटेंस में दिख रहा है मैं। तो मैं क्या हो गया? मैं हो गया कर्ता, और सबसे पहले कर्ता आएगा तो आए। अब यहां पर देखो आप लोगों को क्या ढूंढना है? अब आप लोगों को ढूंढना है वर्ब, वर्ब यानी कर्म ढूंढना है। अब वर्ब है यहां पर जा रहा हूं। वर्ब क्या है यहां पर? वर्ब है यहां पर जा रहा हूं। तो ये जा रहा हूं के लिए मैं क्या लिखूंगी? आई एम गोइंग।
कहाँ जा रहा हूं? बाजार जा रहा हूं। तो यानी बाजार के लिए मैं क्या लिख दूंगी? टू मार्केट। ये चीज ना कि कैसे मैंने इसको टू मार्केट बनाया, ये सब चीजें हम बचपन से सीखते आए हैं। और थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जब भी आप किसी जगह के बारे में बात करते हैं, ठीक है, जब भी बच्चों आप किसी डेस्टिनेशन के बारे में बात करते हैं, किसी जगह के बारे में बात करते हैं, तो उससे पहले आप टू का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर लिखा है जा रहा हूं, यानी मेरे जाने का एक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है। तो कॉन्टिन्यूअस को दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर आई एम गोइंग का प्रयोग किया है। ये सब चीजें मेरे साथ अगर आप उड़ान हिंदी 2024 में हैं, तो ये कैसे हम लोगों ने ट्रांसलेशन करी है, ये सब आपको वहां पर और डिटेल में जानने को मिल जाएगा। अभी हम बस ये सीख रहे हैं कि हमें हमारे सेंटेंसेस को किस तरीके से बनाना है ताकि हमारे सेंटेंसेस एकदम सही बढ़िया तरीके से बन जाए। तो यानी यहाँ पर मैंने क्या किया, मैं बाजार जा रहा हूँ को अगर हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो आई एम गोइंग टू मार्केट वो बन जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आएगा कि हम लोग हिंदी टू इंग्लिश कैसे करते हैं। अब पेपर में सवाल आता है अंग्रेजी में और हमें कन्वर्ट करना होता है हिंदी में, तो एक एग्जाम्पल हम उसका भी लेंगे ताकि हमें वो चीज़ भी आसानी से समझ में आ जाए। मान लो सेंटेंस है ये तो सबको पता होगा वैसे, ईशु goes to play फुटबॉल। ठीक है, सेंटेंस दिया गया है ईशु गोज टू प्ले फुटबॉल। अब यहां पर मेरा सब्जेक्ट क्या है बच्चों? सब्जेक्ट है मेरा ईशु। यहां पर मेरा एक्शन क्या है? कर्म क्या है? कर्म है मेरा गोज। और ये क्या है? टू प्ले फुटबॉल, ये मेरे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। अब जब मैं हिंदी में कन्वर्ट करती हूँ ना बच्चों, तो हिंदी का रूल क्या हो जाता है? हिंदी का रूल कहता है कि आपके पास सब्जेक्ट होगा, फिर आपके पास ऑब्जेक्ट होगा और उसके बाद आपके पास वर्ब होगा। ठीक है, हिंदी का रूल ऐसे चलता है। तो जब आपको हिंदी से इंग्लिश में करना हो, इंग्लिश से हिंदी में करना हो, तो आप ये समझ सकते हैं। तो ईशु को मैं ऐसे लिखूंगी, ईशु टू प्ले फुटबॉल, क्या खेलने जा रहा है? फुटबॉल खेलने के लिए जा रहा है। गोज का क्या हो जाएगा? जा रहा है। अब मैं यहां क्या लिखूंगी? फुटबॉल। फुटबॉल खेलने के लिए, अब गोज का क्या हो जाएगा? जा रहा है। ईशु फुटबॉल खेलने जा रहा है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ट्रांसलेशन ही है। और मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन कैसे होता है समझ में आ गया होगा और यहाँ तक आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा और चीज़ें क्लियर होंगी कि हमें ट्रांसलेशन करनी है तो करने कैसी है, कैसे करनी है। अब दूसरी और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज बच्चों जो आप लोगों के लिए समझनी जरूरी है, अब एक बार आप लोगों ने ट्रांसलेशन सीख ली, लेकिन ट्रांसलेशन आप 24 घंटे तो नहीं कर सकते, तो आप अपनी इंग्लिश को पढ़ेंगे कैसे? तो बच्चों मेरा एक सजेशन ये रहेगा आपकी इंग्लिश को पढ़ने के लिए कि आप लोग अपने पास एक एक रजिस्टर रख लें। ठीक है, एक एक रजिस्टर रख लें और जो भी आपका रजिस्टर है, ठीक है, जो भी आपका रजिस्टर है उसमें जितनी भी चीजें पढ़ाई जा रही हैं उनको हिंदी, और इस तरीके से अपने रजिस्टर को डिवाइड कर ले, हिंदी और यहीं पे उसका इंग्लिश। मान लीजिए कि आपको कोई चीज समझ में नहीं आती, ठीक है, मान लो आपको कोई लाइन समझ में नहीं आती, तो आप ऑपोजिट वाइस वर्सा भी कर सकते हो। यहाँ पर आप इंग्लिश में उस लाइन को लिख लो और जो आपको समझ में आया है उसको आप यहाँ पर हिंदी में लिख लो। उससे क्या होगा, अगर आपको ये लगता है कि मैम हमें ना इंग्लिश याद नहीं रहती है, तो आपके पास अपनी जिस बात के बारे में आप बात कर रहे हैं वो आपके पास इंग्लिश में और हिंदी दोनों में होगी। तो सबसे बेस्ट वे आप बच्चों के लिए इंग्लिश को पढ़ने का होगा कि अगर आपके पास रजिस्टर की एक शीट है, आप लोग पहली बात तो वो छोटे छोटे रजिस्टर, पतले पतले रजिस्टर ना लें, चौड़े वाले जो रजिस्टर होते हैं वो लें, ताकि आप अपने पेज को 2 हिस्सों में डिवाइड कर सके और एक तरफ पे इंग्लिश को लिखें और दूसरी ही तरफ उसका हिंदी को लिखें।
और जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हैं, अगर आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ को कैसे इस पे काम करना है वो चीज़ मैं देख रही हूँ इस बार इंग्लिश के अंदर, आपके उड़ान 24 के बैच के अंदर, हिंदी बैच के अंदर। ये चीज़ें मेरे हाथ में है कि कैसे आपको ये हिंदी टू इंग्लिश समझाना है। उसमें भी जो हम चैप्टर्स कर रहे हैं बच्चों, वो अंग्रेजी से हिंदी दोनों में जाते हुए कर रहे हैं, तो वो किस तरीके से किया जाएगा वो मेरे साथ मैं करा रही हूँ। लेकिन अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए नहीं हैं तो भी आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को अपनी ट्रांसलेशन पे काम करना है, इंग्लिश टू हिंदी प्रैक्टिस करनी है। उसके अलावा आप लोग अपनी इंग्लिश कैसे सुधार सकते हैं? आप लोग अपनी इंग्लिश सुधार सकते हैं गाने सुनकर। सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन हाँ, गाने सुनकर भी और मूवीज देखकर भी बच्चों आप लोग अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते हुए। ये दोनों चीज़ें भी आपकी उतनी ही मदद करेंगी इंग्लिश को सीखने के अंदर जितना कि ट्रांसलेशन करने वाली है। तो यहाँ पर ही मैं लिख देती हूँ सॉन्ग्स एंड मूवीज। ये देखो, ये एक्चुअली इंग्लिश मूवीज देखो, हिंदी के सबटाइटल्स लगा लो साथ में, ठीक है, सबटाइटल्स लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखो उसी के साथ साथ एक एक्टिविटी आप लोग डेली कर सकते हैं, ठीक है। एक एक्टिविटी जो आप लोग डेली कर सकते हैं, और बच्चों वो डेली एक्टिविटी क्या है? ये डेली एक्टिविटी आपको बहुत हेल्प कर सकती है। आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप लोगों को हर दिन एक न्यूज़पेपर उठाना है। आपके घर में जो भी न्यूज़पेपर आता है कोशिश करिए कि वो इंग्लिश न्यूज़पेपर हो, ठीक है। हर दिन आपको एक इंग्लिश न्यूज़पेपर उठाना है, एक बहुत फ़ायदा देगा। अगर आपके पास घर में न्यूज़पेपर नहीं आता तो आप गूगल से भी न्यूज़पेपर निकाल सकते हैं, वहाँ से भी आपकी मदद हो जाएगी। न्यूज़पेपर निकाल के कोई भी शॉर्ट आर्टिकल खोल लीजिए, ठीक है, कुछ भी शॉर्ट सा आर्टिकल खोल लीजिए। एक छोटा आर्टिकल खोल के अब आपको क्या करना है, उस छोटे से आर्टिकल में से आपको उसको रीड करना है, ठीक है। आपको क्या करना है बच्चों, आपको उस आर्टिकल को रीड करना है। उस आर्टिकल को जब आप लोग रीड करेंगे तो उसको रीड करने से क्या होगा, उस आर्टिकल को रीड करने से आपको बहुत सारी नई नई इन चीज़ें जो हैं वो सुनने को या पढ़ने को मिलेंगी। आप लोगों को क्या करना है, उस आर्टिकल को रीड करना है। अब रीड करते हुए दो चीज़ें मिलेंगी उसके अंदर से, एक तो आएंगे लैंग्वेज के डाउट्स, ठीक है, कि ये लिखा क्या हुआ है। एक तो आएंगे लैंग्वेज के डाउट्स और दूसरा आएंगे वोकैब्स के डाउट। तो वोकैब्स के डाउट को पूरा करने के लिए बच्चों आप लोग अपने पास एक डिक्शनरी को रेफर कर सकते हैं, ठीक है। एक डिक्शनरी रेफर कर लीजिए, बिकॉज डिक्शनरी में इंग्लिश, उसके बाद उसका हिंदी, उसके बाद उसका इंग्लिश में मीनिंग, उसके बाद उसका हिंदी में मीनिंग लिखा होता है। तो उस तरीके से आपको वो वर्ड्स मिलने आ जाएंगे। दूसरा लैंग्वेज डाउट्स। अब जो लैंग्वेज डाउट्स हैं उनकी अब आप लोग खुद क्या करेंगे, उनकी आप लोग करेंगे ट्रांसलेशन प्रैक्टिस। और ट्रांसलेशन प्रैक्टिस करने के बाद अब आजकल बहुत सारे ट्रांसलेशन टूल्स आ गए हैं गूगल पे, आप लोग उनसे चेक कर सकते हैं कि क्या आपकी करी हुई ट्रांसलेशन सही है या नहीं है। तो अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे इस प्रैक्टिस करने के अंदर, तो आप लोग इंग्लिश पढ़ भी पाएंगे, इंग्लिश में आंसर्स लिख भी पाएंगे और आपके जो डाउट्स हैं वो भी कम हो जाएंगे। तो मेरा सजेशन बच्चों ये रहेगा कि एटलीस्ट डेली नहीं कर पा रहे हो तो 2 दिन में एक एक्टिविटी ज़रूर लगा लो कि छोटा सा आर्टिकल उठाया, उसको रीड किया, उसमें 2 तरीके के डाउट्स निकलेंगे। एक तो निकलेगा लैंग्वेज डाउट की लिखा क्या है, और दूसरा निकलेगा वोकैब डाउट। लैंग्वेज डाउट आएगा तो आप उसे खुद ट्रांसलेट करके देखो कि आप उसे कैसे ट्रांसलेट कर सकते हो। और अगर वोकैब्स का डाउट आता है तो आप डिक्शनरी खोलो, वर्ड मीनिंग ढूंढो, वर्ड मीनिंग पढ़ो और कोशिश करो उसको डेली लैंग्वेज के अंदर यूज़ करने का, उसको अपनी रोज़मर्रा की बातों के अंदर यूज़ करने की कोशिश करो। तो इस तरीके से अगर आप 2 चीज़ें करते हो बच्चों, अगर आप ये 2 चीज़ें करते हो, एक है हार्डवर्क, एक अगर आप अपने ऊपर मेहनत करते हो, ठीक है, और दूसरा अगर आप डिटरमिन्ड रहते हो। डिटरमिन्ड का मतलब होगा कि हाँ मुझे करना ही करना है। अगर ये 2 चीज़ें आप लोग कर रहे हो तो आप लोगों के अच्छे स्कोर से आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता। तो ये 2 चीज़ें आप लोगों में होनी बहुत ज़रूरी है, एक हार्डवर्क और दूसरा डिटर्मिनेशन, यानी एक दृढ़ शक्ति होनी बहुत ज़रूरी है कि मुझे करना है। अगर ये दोनों चीज़ें आप कर रहे हो तो आपके अच्छे मार्क्स लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है बच्चों। मैं उम्मीद करती हूँ जितनी भी चीज़ें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई हैं ये सब चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। इसी के साथ बच्चों मैं ले रही हूँ यहाँ से अब आप लोगों से विदा, और थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स कि आप लोग यहाँ पे मेरे साथ बने रहे। मैं उम्मीद करती हूँ ये सब चीज़ें आप लोगों के काम आएंगी और आपको इन सब चीज़ों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसी के साथ बच्चों हम मिलते हैं और ऐसी किसी नई सीरीज़ के अंदर। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। बाय बाय एवरीवन।